अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कट बिगर साउंड्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये एमसीक्यूज़ बेस्ड टॉपिक है। इसमें मैंने 200 एमसीक्यूज़ को कंबाइन किया है डिफरेंट बुक्स से। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में लिखा है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, हम सबको कवर करेंगे इन एमसीक्यूज पोर्शन में। लिखा कि कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू मोनोसैकेराइड्स इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज में लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड, हमने डाइसैकेराइड की हमने अपनी बुक में जो एग्जांपल्स पढ़ी है उसमें सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आ जाता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुक्रोज यानी शुगर केन है। और अगर हम सुक्रोज या शुगर केन की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज मिलता है रिड्यूसिंग शुगर के तौर पर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या फार्मूला फॉर सुक्रोज इज, सुक्रोज का क्या फार्मूला था C12H22O11। इवन के कई टाइम पे ऐसा होता है कि डाइसैकेराइड के लिए भी जनरल फार्मूला का इस्तेमाल जो होता है वो सुक्रोज के फार्मूले के मुताबिक ही किया जाता है, यानी डाइसैकेराइड के फार्मूले को भी हम C12H22O11 कह सकते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर इज पॉलीसैकेराइड। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो नेचर में मौजूद है उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज में मेंशन है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड तो आप पॉलीसैकेराइड के ऑप्शन को टिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास पॉलीसैकेराइड मौजूद नहीं है तो पॉलीसैकेराइड की एक टाइप है, पॉलीसैकेराइड की एक एग्जांपल है सेलुलोज, वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कहीं सेलुलोज लिखा हो तो आप उसे भी इस ऑप्शन को भी करेक्ट कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 में कहा जा रहा है कि पॉलीसैकेराइड जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और टेस्टलेस होता है, यानी ब्रांचिंग मौजूद है पॉलीसैकेराइड में और ये टेस्टलेस होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहा जा रहा है कि पॉलीसैकेराइड्स फाउंड बाय द सेवरल मोनोसैकेराइड यूनिट्स लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स के मिलने से बनते हैं और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स एक दूसरे के साथ कैसे जॉइन होती हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से। एमसीक्यूज नंबर 7 में कहा जा रहा है कि पॉलीसैकेराइड जो होता है वो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है और ये सिर्फ और सिर्फ स्पेरिंगली स्लोबल होता है वाटर में, यानी कंप्लीटली स्लोबल नहीं हो सकता, सही करके सोल्यूबल नहीं हो सकता क्योंकि ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है। डेक्स्ट्रिन के बारे में लिखा हुआ कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड अलॉन्ग विद एगर, पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। ये एमसीक्यूज नंबर 8 जो है बेसिकली मैंने फेडरल के स्टूडेंट्स के लिए मेंशन किया है क्योंकि फेडरल की बुक में जो है डेक्स्ट्रिन का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये एक पॉलीसैकेराइड है। पंजाब की बुक में मेंशन है कि डेक्स्ट्रिन भी एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है। एमसीक्यूज नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की मेजर सोर्स कौन सी है तो हम उसे स्टार्च मानते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहा जा रहा है कि स्टार्च फाउंड इन द फ्रूट्स, ग्रेन्स एंड द ट्यूबर्स। स्टार्च कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, फ्रूट्स में, ग्रेन्स, सीड्स या ट्यूबर्स में पाया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 11 में लिखा है कि अमाइलोज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर में ही सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो आपके पास मौजूद है वो हॉट या कोल्ड वाटर दोनों में सोल्यूबल हो सकता है। एमसीक्यूज नंबर 13 में कहा जा रहा है कि चीफ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, इसलिए हम इसे एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं या एनिमल ग्लाइकोजन भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 14 के बारे में लिखा कि ग्लाइकोजन जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होती है और ये अपनी हाइड्रोलिसिस अगर हम करते हैं ग्लाइकोजन की तो हमारे पास ग्लूकोज मिलता है। जाहिर सी बात है आप जो खाना खाते हैं, खाना आपकी बॉडी में जो तो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है और जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन हाइड्रोलिसिस के जरिए से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एमसीक्यूज नंबर 15 में कहा जा रहा है कि सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। सेलुलोज जो होता है वो हेर्बीवोर्स में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि हेर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट और प्रोटोजोआ। ये हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म असल में एक इंजाइम को रिलीज करते हैं सेलुलोज फॉर डाइजेशन। सेलुलोज एक इंजाइम है हमारे पास डाइजेशन के लिए, उसको रिलीज करके हमारी हेर्बीवोर्स में डाइजेशन करवा सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 में कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल। ये एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पिछले कई एनएमडी कैट के पेपर्स जो हैं उसमें मैं इस एमसीक्यूज को देख चुकी हूँ। तो एमसीक्यूज नंबर 18 के बारे में जो कहा जा रहा है कि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सेल इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। तो आपने प्रोटीन के ऑप्शन पर टिक करना है, सबसे ज़्यादा एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है। एमसीक्यूज नंबर 19 में कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स कंप्राइज और 50% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल। टोटल ड्राई वेट ऑफ द सेल में 50% से ज़्यादा का हिस्सा जो होता है वो प्रोटीन का होता है। एमसीक्यूज नंबर 20 में कहा जा रहा है कि अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स अकर इन द सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स और टिश्यूज़ में 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें से 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में से 20 जो है हमारे पास प्रोटीन को बनाते हैं और ओवरऑल कई दफ़ा जो होता है 20 टाइप्स भी हमारे पास अमाइनो एसिड भी बनाते हैं। यानी कई बार हम पढ़ते हैं कि 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं वो किसी भी प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं अमाइनो एसिड 20 टाइप्स, लेकिन कहीं जगहों पर हमारे पास 25 भी मेंशन हो सकते हैं।
एमसीक्यूज नंबर 23 में आपके पास कहा जा रहा है कि ये एक हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। इसमें आर जो होता है आपके पास हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, CH3 एटम भी हो सकता है, CH3 ग्रुप भी हो सकता है और कोई भी अदर ग्रुप हो सकता है। अगर यहाँ पे आर की जगह एच आइटम मेंशन है तो इसका मतलब ये तो है कि ये ग्लाइसिन है। अगर CH3 मेंशन है तो हम इसे एलानिन कहते हैं और कोई भी अदर ग्रुप हो गया हमारे पास मेंशन हो सकता है। एमसीक्यूज नंबर 24 में आपके पास बताया जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स डिफर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर ग्रुप। अमाइनो एसिड की डिफ्रेंसिएशन की वजह ही बेसिकली क्या है कि आर ग्रुप पे बाकी तो आपके पास आपको पता है कि अल्फा कार्बन होता है, कार्बन जो होता है हमारे पास अल्फा कार्बन मौजूद है, अमाइनो ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो तो सब अमाइनो एसिड में सेम होता है। बेसिक डिफ्रेंसिएशन की वजह जो होती है उसे हम आर ग्रुप पे कहते हैं कि आर ग्रुप पे क्या चीज़ मेंशन हुई है। एमसीक्यूज नंबर 25 में कहा जा रहा है कि अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन्स। जाहिर सी बात है आप अमाइनो एसिड्स को ऐड करते जाएंगे तो आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बन सकती है। एमसीक्यूज नंबर 26 में कहा जा रहा है कि लिंकेज बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड H ऑफ द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड फॉर्म द CN लिंक टू फॉर्म द बॉन्ड कार्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। आप दो अमाइनो एसिड्स को अगर ज्वाइन होते हुए देखते हैं, जब आपके पास दो अमाइनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपके पास OH निकलता है और NH2 अमाइनो ग्रुप में से H निकलता है तो आपके पास वाटर बन जाता है। उन दोनों के दरमियान जब लिंकेज बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी वाटर को रिमूव करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप के दरमियान जो लिंकेज बनता है उसे हम CN लिंकेज कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक और अमाइनो लिंकेज कहते हैं और हम इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, जाहिर सी बात है वो जो बॉन्ड मौजूद है उनके दरमियान उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनता है उसे हम डाईपेप्टाइड कहते हैं, यानी दो पेप्टाइड बॉन्ड्स हमारे पास, दो पेप्टाइड हमारे पास ज्वाइन हो चुके, लेकिन इनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होता है हम उसे CN बॉन्ड कहते हैं। डाईपेप्टाइड के बारे में लिखा है कि इसके अमाइनो ग्रुप इसके पास दो एंड्स होते हैं, एक एंड पे डाईपेप्टाइड के अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है और दूसरे एंड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। दोनों ग्रुप्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और ये फर्दर पेप्टाइड बॉन्ड्स को ऐड कर सकते हैं। फेडरल की बुक में एक जगह मैंने ये भी मेंशन लिखा देखा है कि अगर आप डाईपेप्टाइड में फर्दर एक और पेप्टाइड चेन ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसमें कार्बोक्सिलिक एंड से नई पेप्टाइड बॉन्ड ऐड कर सकते हैं। नया जो अमाइनो एसिड आपने ऐड करना है वो आप कार्बोक्सिलिक एंड से ऐड कर सकते हैं। खैर ये पंजाब की बुक से मैंने उठाया, लेकिन फेडरल की बुक में जो लिखा है कि कार्बोक्सिलिक एंड से आप न्यू पेप्टाइड बॉन्ड को ऐड कर सकते हैं या न्यू अमाइनो एसिड को ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ग्लाइसिन में भी देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो मैंने ग्लाइसिन का लिया है और अमाइनो ग्रुप भी से मैंने H लिया है, H और OH मैंने यानी रिमूव करवा के यहाँ पे मेरे पास वाटर बन गया है। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वाटर बन गया है और ये देखिए C और N के दरमियान जो मेरे पास बॉन्ड बन रहा है इसे पेप्टाइड बॉन्ड कर रहे हैं। ओवरऑल जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन रहा है यानी ग्लाइसिन और अलानिन को कंबाइन करके जो ग्लाइसिन अलानिन बन रहा है उसको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि मैंने एक ग्रुप में से कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से मैंने OH को रिमूव किया, अमाइनो ग्रुप में से मैंने H को रिमूव करके वाटर बनाया, जो दोनों के दरमियान बॉन्ड मौजूद है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एंड भी है और अमाइनो एंड भी है। ठीक है, तो हम न्यू पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से ऐड कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एंड में से ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह अब अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज नंबर 29 है जिसमें फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स बताएगी कि प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गन्स और ऑर्गेनिजम्स को मूव करवाने का काम करते हैं। क्रोमोसोम्स को एनाफेज की, यानी हमारे पास जो माइटोसिस मियोसिस में फेस होते हैं उसमें एक हमारे पास एनाफेज है, तो एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को मूव करवाने का काम भी प्रोटीन्स करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स जो हमारे पास हैं वो भी प्रोटीन्स में मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ के तौर पर भी काम करते हैं, यानी हमारी बॉडीज़ को पैथोजन से हिफाजत का काम भी प्रोटीन्स करते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में कहा जा रहा है कि ये कैरियर के तौर पे काम करते हैं, या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, लिपिड्स या मेटल आयंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी ये कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स हार्मोन्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, यानी रेगुलेट कर सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। प्रोटीन्स इंजाइम्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं, ये होल मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर 7 फंक्शंस जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं प्रोटीन्स के। कोई भी फंक्शन आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 30 में कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम फ्यू टू 3000 और इवन मोर इन द डिफरेंट प्रोटीन्स। डिफरेंट प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड की जो तादाद होती है वो फ्यू से लेके यानी कुछ अमाउंट से लेके 3000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 31 में कहा जा रहा है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड इट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमने कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में पढ़ा कि वहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, लेकिन प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इवन के फर्दर कुछ और भी मौजूद होते हैं। हमारे पास आयरन मौजूद होती है, हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद हो सकता है, फॉस्फोरस या सल्फर भी मौजूद हो सकता है हमारे पास प्रोटीन्स में। एमसीक्यूज नंबर 32 में कहा जा रहा है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन का यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है।
फाइब्रस प्रोटीन को देखें, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इन द फॉर्म ऑफ द फिब्रल्स, यानी एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो वो फिब्रल्स की फॉर्म में मौजूद होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन में कहा जाता है कि एलिप्सॉइडल या स्फेरिकल हो सकते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, यानी उनकी सर्कुलर शेप होती है, क्योंकि मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, बार बार पॉलीपेप्टाइड चेन उन पर फोल्ड हो रही होती है, तो वो स्फेरिकल बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर मैं ग्लोबुलर की एग्जाम्पल डिस्कस करूँ तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन डिस्कस है, और यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप फाइब्रस प्रोटीन की देखें तो सिल्क फाइबर हो सकता है फ्रॉम द सिल्क वॉर्म एंड स्पाइडर वेब। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा जा रहा मायोसिन जो आपके मसल सेल्स में मौजूद है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन जिसे आप फिब्रोनोजिन कह सकते हैं, क्रिएटिन जो आपके नेल्स और हेयर्स में मौजूद है, ये तमाम जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जाम्पल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन में कहा जा रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एक्वस मीडियम में सोल्यूबल होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ कौन कौन से सोल्यूशन बना सकते हैं? साल्ट सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ एसिड या बेस, और एक्वस अल्कोहल का सोल्यूशन भी बना सकते हैं। In many highly complex proteins, polypeptide tertiary chains are aggregated and held together by the hydrogen and ionic bonds. कहा जा रहा है कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास जो होता है वो जॉइन कैसे होता है, प्रोटीन कैसे जॉइन होता है, तो हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड के जरिए से जॉइन होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो लंग्स से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होता है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी या क्वाटरनरी इसमें से टर्शरी मौजूद है इसमें। 35 MCQs में कहा जा रहा है कि एक्वस इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन वो होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अंदर की तरफ हों, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स यानी वाटर लविंग अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ मौजूद हों। MCQ नंबर 36 में कहा जा रहा है कि टर्शरी जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो 3 तरह के बॉन्ड से मिलकर बना है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। MCQ नंबर 37 में आपके पास कहा जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू फॉर्म द ग्लोबुलर शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्रोटीन टर्शरी कन्फर्मेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन अगर अपने ऊपर ही बार बार फोल्ड होना स्टार्ट हो जाए तो हम उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से, जब लीनियर शेप स्ट्रक्चर से हमारे पास अल्फा हेलिक्स बनता है, और अल्फा हेलिक्स से हमारे पास जब एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही ऊपर फोल्ड करना स्टार्ट कर दे तो हम उसे टर्शरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। MCQ नंबर 38 में आपके पास बताया जा रहा है कि अल्फा हेलिक्स इज यूनिफॉर्म जीनोमिक स्ट्रक्चर विद 36 अमाइनो एसिड इन ईच टर्न ऑफ हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है जिसमें 36 अमाइनो एसिड हर हेलिक्स के में मौजूद होते हैं, टर्न में मौजूद होते हैं। MCQ नंबर 39 में कहा जा रहा है कि बीटा प्लीटेड शेप इज फाउंड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। बीटा प्लीटेड शेप और अल्फा हेलिक्स शेप्स जो होती हैं आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। अगर हम पॉलीपेप्टाइड को फोल्ड करते हैं तो हमारे पास बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। MCQ नंबर 40 में बताया जा रहा है कि हेलिक्स स्ट्रक्चर इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलिक्स स्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन किया जाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से मेंटेन किया जाता है। यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर की जगह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास वो किससे मेंटेन होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से मेंटेन होता है। जैसे आपने टर्शरी स्ट्रक्चर में पढ़ा कि वो 3 तरह के बॉन्ड से मेंटेन किया जा सकता है, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। MCQ नंबर 36 में आपने पढ़ा था, उसको कंपेयर करके पढ़िएगा। तो हेलिक्स स्ट्रक्चर या अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से मेंटेन किया जाता है या ज्वाइन किया जा सकता है। MCQ नंबर 41 में कहा जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट बट कॉइल इनटू द हेलिक्स आर मोर रेगुलर कन्फिगरेशन। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो अपनी हमेशा लीनियर शेप स्ट्रक्चर में नहीं रहता, हमेशा फ्लैट नहीं होता, बल्कि जो ही हमारे पास प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो दोबारा से अल्फा हेलिक्स यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। MCQ नंबर 42 में कहा जा रहा है कि वन ऑफ द कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स। सबसे ज़्यादा कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन सा है? तो वो अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स के बारे में लिखा है कि इन्वॉल्व्स द स्पाइरल फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा हेलिक्स में हमारे पास क्या बनता है? स्पाइरल फॉर्मेशन होती है। पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो स्पाइरल फॉर्म में हमारे पास बनना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास 44 MCQs है कि देर आर ओवर 10,000। कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी में जो है तो 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स मौजूद हैं, और ये विच आर कंपोज ऑफ द यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। यानी 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो मिल के आपकी बॉडी में 10,000 से भी ज़्यादा प्रोटीन्स बना सकते हैं। MCQ नंबर 45 में कहा जा रहा है कि सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन DNA। DNA में न्यूक्लियोटाइड किस ऑर्डर में मौजूद है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बिल्कुल उसी तरह का होगा आपके पास। MCQ नंबर 46 में कहा जा रहा है कि अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड की वो प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी प्रोटीन को अगर अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म करना है तो अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट जो होती है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर एक भी अमाइनो एसिड जो होता है वो अपनी नॉर्मल जगह से हिल जाता है तो प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मल फंक्शन कैरी करने से कासर हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। MCQ नंबर 48 में बताया जा रहा है कि 1 अमाइनो एसिड इन बीटा चेन आउट ऑफ द 574 अमाइनो एसिड्स डू नॉट कैरी द नॉर्मल प्लेस इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। ये आपके पास जो होती है वो सिकल
सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताया जा रहा है कि 574 अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड जो होता है वो अपनी जगह से हिल जाता है। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वैलिन एसिड से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स अपना फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर सकते और हमारे पास सिकल सेल एनीमिया की डिजीज कॉज हो जाती है। एमसीक्यू नंबर 49 में कहा जा रहा है कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो होता है वो फेल्स टू कैरी द सफिशिएंट ऑक्सीजन लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है। एमसीक्यू नंबर 50 में कहा जा रहा है कि एफ सेंगर हमारे पास वो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटीन में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिस्कवर किया है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।